नमस्कार। शख्सियत कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अमीन लीला। आज हमारे साथ हैं बस्तर सांसद दीपक बैज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। दीपक बैज जी लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के एक छोटे से गांव गढ़िया से हैं। आपने 2009 में अपने राजनीति के सफ़र की शुरुआत की। आप 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और सबसे कम उम्र के विधायक होने का गौरव भी आपको प्राप्त है और वर्तमान में आप सांसद हैं। और सबसे मुख्य बात कि छत्तीसगढ़ के आप ऐसे पहले सांसद हैं जिन्होंने संसद भवन में अब तक सबसे ज़्यादा प्रश्न बस्तर के विकास से संबंधित उठाए हैं और केंद्र सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। तो आइए इन्हीं से सुनते हैं गढ़िया से लेकर संसद भवन तक का इनका सफ़र। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि आपकी कार्यशैली से न सिर्फ आम जनता बल्कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने भी लोहा मान लिया है और वो भी काफ़ी प्रभावित है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी शिक्षा और दीक्षा कहाँ हुई है? मेरी पढ़ाई पहले से 5वीं तक मेरे गृहग्राम गढ़िया में हुई है और उसके बाद 5वीं पास करने के बाद फिर 6वीं से 8वीं तक मैंने मेरे गृहग्राम से करीबन 20 किलोमीटर दूर माडूम के बालक छात्रावास में वहाँ पढ़ाई की 6वीं से 8वीं। 8वीं के बाद फिर मैंने लोहंडीगुड़ा ब्लॉक मुख्यालय में आया 9वीं से 12वीं तक। फिर वहाँ छात्रावासों में रहकर पढ़ाई की। उसके बाद 12वीं पास होने के बाद फिर मैंने जगदलपुर पीजी कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ पे छात्रावास में रहकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और LLB की शिक्षा मैंने वहाँ पे की। तो राजनीति में आपका पदार्पण कब हुआ? राजनीति में देखिए, एक तो मेरा परिवार में कोई पृष्ठभूमि ऐसा नहीं था या कोई राजनीतिक विरासत तो नहीं थी, लेकिन दादाजी गांव का सरपंच, उप सरपंच बनकर गांव का नेतृत्व करते थे। तो उनके टच में मैं बचपन से रहा और बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा मेरे से लगाव था उनको। और जब मैं कॉलेज में चला गया तो ग्रेजुएशन होने के बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं चला गया, फर्स्ट में रहा, तो वहीं से मुझे जब उस समय 2003 में कांग्रेस की 2002 से 3 तक कांग्रेस की सरकार थी, उस बीच में हम लोग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। तो वहीं पे लगाव जब प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी थे तो जगदलपुर और बस्तर जिला काफ़ी आना जाना रहा। तो उनके कार्यक्रमों में हम लोग जाना, उपस्थित रहना, तो ऐसा करके हम लोगों ने छात्र जीवन से ही, कॉलेज लाइफ से ही फिर हम लोगों ने राजनीति शुरू की और शुरू से ही पढ़ाई समय से फिर राजनीतिक हम लोगों ने चालू की। और पृष्ठभूमि कांग्रेस, दादाजी भी कांग्रेस के लिए गांव में काम करते थे, पोलिंग बूथ में काम करते थे। तो हमारी पृष्ठभूमि शुरू से ही कांग्रेस का रहा है, पूरा परिवार कांग्रेस का रहा है और कॉलेज लाइफ से ही मैंने फिर राजनीति शुरू की। अब तक के सफ़र को आप किस रूप में देखते हैं राजनीति के? देखिए, चुनौती भरा तो रहा। कॉलेज समय से मैंने NSI में काम किया, यूथ कांग्रेस में काम किया। उसके बाद जब LLB सेकेंड में रहा, फिर छात्रावास में रह के ही मुझे पार्टी ने चुनाव लड़ने का अवसर दिया। जिला पंचायत सदस्य के रूप में पहली बार ब्लॉक मुख्यालय में लोहंडीगुड़ा में आकर मैं चुनाव लड़ा और उस समय हमारी सरकार भी नहीं थी और चुनाव भी जिला पंचायत सदस्य के रूप में मैं पहली बार बना 2005 से 10 और 5 साल भी सफल कार्यकाल रहा। और क्षेत्र के मुद्दों को लेकर 72 में जिला पंचायत में इस मामले को रखता था और जिला पंचायत में उस समय भी सबसे कम उम्र का जिला पंचायत सदस्य मैं था। तो सभी लोगों के बीच में एक आकर्षण का केंद्र तो रहा और साथ ही अधिकारियों के बीच में भी हर मुद्दों को लेकर मैं चर्चा करता था। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारी राजनीतिक जीवन शुरू से ही संघर्षमय रहा है। बस्तर के विकास को लेकर आप क्या सोचते हैं या अब तक जो विकास हुआ है? नहीं, देखिए, बस्तर का विकास, अभी हमारा बस्तर पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है, लेकिन आप मुझे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि जब से मैंने राजनीति में कदम रखा, पहला कदम रखा, तो हमेशा मुझे विपक्ष ही नसीब मिला है।
पहली बार 2013 में विधायक बने तो हमारी सरकार नहीं बनी। बड़ी उम्मीद थी कि हम लोगों के लिए काम करेंगे। 5 साल विपक्ष रूप में हमने संघर्ष किया क्षेत्र के लिए। बिजली, पानी, सड़क, गांव-गांव में चुनाव समय बोलते थे कि नहीं आप बाबू हम आपको तो जिताएंगे, फिर जीतने के बाद आप क्या करोगे, गांव के लिए बिजली लगाओगे। हमने यही कहा कि ज़रूर बिजली लगाएंगे। मेरे लिए चुनौती था। मैंने सभी गांव में 350 से अधिक गांव में चित्रकूट विधानसभा में बिजली लगाने का काम किया। सरकार पे दबाव बनाया, लगातार प्रश्न के माध्यम से सरकार से पूछता रहा तो बिजली लगी। फिर दूसरी चुनौती थी कि पानी गाँव में नहीं है। फिर पानी के लिए मैंने काम किया विधायक निधि से। बहुत सारे गांव में मैं स्वयं खड़े होकर 1:30 बजे रात तक बोरिंग गाड़ी ले जाकर वहाँ बैठकर मैंने बोरिंग खुदवाने का काम किया। पानी की समस्या भी लगभग बहुत समस्या लगभग समाधान किए। लेकिन उसके बाद फिर आई सड़क की बारी। फिर सड़क मैंने सरकार से मांगा, हमारी सरकार तो थी नहीं, मैं सरकार से मांगा, सरकार तैयार नहीं है हमको देने के लिए। तो फिर हम लोग गाँव वालों के साथ स्वयं कुदार और फावड़ा उठाकर पहाड़ तोड़ने का हम लोगों ने काम किया और सरकार को बता दिया कि हम आपके भरोसे हमारी बस्तर नहीं चल रही है। बस्तर के युवाओं में, बस्तर के लोगों में आज भी बाजुओं में ताकत है। हम सरकार अगर सहायता नहीं कर रही, हम अपने बाजुओं के दम पे हम पहाड़ का सीना तोड़कर हम सड़क बना सकते हैं। इस सरकार को हम लोगों ने ये दिखा दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने काम किया। निश्चित रूप से 15 साल बाद हमारी सरकार आई है आज। फिर दोबारा चुनाव लड़ने का अवसर आया विधानसभा 2018 में। 13 से 18 तक काम किए, तो फिर दोबारा 2018 में चुनाव लड़े तो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा मतों से फिर जीत के आया मैं। सरकार आई। सरकार आने के बाद 6 महीने के अंदर में मुझे पता नहीं था कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ लोकसभा का। तो हाईकमान ने फैसला लिए कि चुनाव लड़ाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि चित्रकूट विधायक दीपक बैज को चुनाव लड़ाना है। लड़ा लिए चुनाव भी। इस परिस्थिति में भी पूरे प्रदेश में कांग्रेस के 9 MP हैं आज, जीत के आए। और जीत के आए जैसे लोकसभा चला गया फिर विपक्ष में रहने का अवसर मिला। तो मेरे लिए तो चुनौती है। और रही बात बस्तर के विकास के लिए, तो 15 साल में तो कहीं भी विकास नहीं हुआ। इसलिए आज 15 साल बाद हमारी सरकार आई है, इसलिए चुनौती है हमारे लिए। लेकिन बस्तर के विकास अभी पूरी तरह से नहीं हुई है, पूर्ण नहीं। लेकिन इस बस्तर का विकास करना, यहाँ के क्षेत्र का विकास करना हम जनप्रतिनिधियों का एक प्रमुख दायित्व है और उस दायित्व को हम ईमानदारी से निभा रहे हैं। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में आज भी शिक्षा की स्थिति दयनीय है। शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं और अब तक जो प्रयास किए गए हैं क्या आप उससे संतुष्ट हैं? पिछले साल विधायक के कार्यकाल में हमने लगातार सरकार से मांग करते रहे कि बस्तर में शिक्षा की आवश्यकता है। सरकार बहुत बड़े बड़े दावा किए कि हमने 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर स्कूल खोल दिए। स्कूल खोलने से शिक्षा का गति नहीं बढ़ेगी। वहाँ पे शिक्षक नहीं है, शिक्षक विहीन शालाएँ, सिंगल शिक्षक, कहीं तो 2 ही शिक्षक। मतलब आप, मैं समझता हूँ 40% शालाओं में भी आप शिक्षक नहीं दे पा रहे। इसके लिए खूब लड़ाई लड़ी। और आपको पता होगा कि पिछले सरकार में शिक्षक नहीं दे पाने की वजह से 3000 स्कूल सरकार को बंद करना पड़ा। लेकिन अभी हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। और अभी 15,000, लगभग 16,000 अभी शिक्षक भर्ती हो रही है। और हम लोगों ने तय किया कि हम शिक्षक विहीन शालाएँ नहीं रखेंगे। गाँव का अगर कोई बच्चा हमारा 12वीं पास होगा, अगर प्राइमरी स्कूल खाली है, हम उनको DMA मद से या CSR से हम वहाँ के बच्चों को भर्ती कर प्राइमरी और मिडिल और हाई स्कूल में हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार शिक्षा के प्रति बेहद अच्छा काम कर रही है। और जो 3000 स्कूलें बंद हुई, खासकर हमारे बस्तरों में जितने भी स्कूल बंद की थी पिछली सरकारों ने, उन स्कूलों को हम पुनः संचालन कर वहाँ के बच्चों को हम सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। बोधघाट परियोजना सरकार द्वारा फिर से शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है, तो बस्तर के विकास में ये कितना सही साबित होगा? देखिए, इसमें 2 परिस्थिति बनती है। निश्चित रूप से किसी भी सरकार के लिए इतना बड़ा परियोजना को लाना और उसको लगाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बोधघाट परियोजना को
चालू करने का फैसला लिया है। हम सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा हुई। प्रथम तौर पर हम लोगों ने सभी अपने अपनी राय रखी और स्पष्ट कहा है कि वहाँ की क्षेत्र की जनताओं के पूछे बगैर, उनसे सलाह मशवरा बगैर, उनके सहमति बगैर इतना बड़ा परियोजना को लगा पाना हमारे लिए भी संभव नहीं है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने भी सहमति इस मामले को इसमें दिए हैं कि गांव में जाएंगे, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से पूछेंगे, वहाँ से गांव वालों से पूछेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। उसके बाद ही सरकार आगे कदम बढ़ाएगी। इसलिए अभी तो देखिए, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 22,500 करोड़ का है, तो यहाँ से कम 10 से 15 साल लगेंगे। तो सरकार भी इसमें जल्दबाजी में नहीं है। अभी तो हम गांव की ओर जाएंगे, वहाँ से लोगों से चर्चा करेंगे, लोगों क्या चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा अच्छा ये चीज़ है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है कि पुनर्वास नीति वहाँ बस्तर के जनप्रतिनिधि के हिसाब से, जनता के हिसाब से तय होगा। वो जैसा चाहेंगे वैसा तय होगा और हम जबरन का बेदखल करके जबरदस्ती से बोधघाट परियोजना नहीं बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री ने एक शब्द कहा है अंत में, सबके सहमति से बनेगा, सबके सहमति होगा तो बनेगा और उनको पहले हम बसाएंगे, पहले गांव से उनको हम गांव में बसाएंगे। उनको वह जमीन, उनको घर, उनको रोजगार, उनको नौकरी, जो भी पुनर्वास नीति में होगा उनको देने के बाद बोधघाट परियोजना को चालू करेंगे। स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है और निश्चित रूप से वर्तमान परिस्थिति में लगातार वाटर लेवल डाउन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बोधघाट बनने से तो पानी बस्तर के लिए पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, इस इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी आबादी को 42 गांव जा रहे हैं, उस गांव के लोगों को भी सहमति बनाना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से उस चुनौती पे गांव के बीच में जाकर गांव के लोगों से बैठकर हम समाधान करेंगे। लेकिन मेरा यही कहना है कि जोर ज़बरदस्ती बेदखल करके हमारी सरकार बोधघाट परियोजना को लगाने के पक्ष में नहीं रहेगी। उनको विश्वास में लेकर और उनको साथ लेकर काम करेगी। बस्तर के जंगलों में औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ पाई जा रही हैं, जिसका लगातार दोहन भी हो रहा है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए आपके पास क्या योजना है? बस्तर के जंगलों में दो तरह के, एक तो माइनर प्रोड्यूस जो बस्तर के जंगलों में पैदा हो रही है, उनको यहाँ के जो आदिवासियों का, हम लोग का मूल रूप से जुड़ा हुआ है जल जंगल जमीन, तो वो बस्तर से जो हम लोग जंगलों से जो मिलने वाले हमारे पास, चाहे अफर्रा हो, बेहड़ा हो, इमली हो, महुआ हो, टोरा हो, चाहे साल बीज हो, ये हमारे बस्तर के आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। इसको हम बेहतर तरीके से हम जो इसको उपयोग नहीं कर पा रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इस समय इनको लॉकडाउन की स्थिति में भी इतने मतलब अच्छे समर्थन मूल्य में उसको स्व सहायता समूह के माध्यम से खरीदी की है, ताकि गांव का पैसा गांव में मिले और उनको रोजगार भी मिले। ये छत्तीसगढ़ सरकार की पहली प्राथमिकता थी, उसमें बेहतर काम किया और इसलिए बस्तर के वनोपज को, उनको प्रोसेसिंग प्लांट हम लगाने का हमारी सरकार प्लान कर रही है और प्रोसेसिंग प्लांट के माध्यम से उनको हम यहीं पे प्रोसेसिंग हम करेंगे और उसके बाद यहाँ से पैकेट बना के हम बाहर भेजेंगे। पहला चीज़। दूसरा, हमारे पास माइनिंग की कमी नहीं है। बस्तर के दंतेवाड़ा, बैलाडीला में हमारे पास लोहे की खदानें हैं जो जापान, कोरिया जा रही है, उसको बस्तर के हित में कैसा उपयोग करना है, ये हमारी सरकार गंभीर है और निश्चित रूप से हम भी चाह रहे हैं कि हमारा बस्तर अमीर बस्तर होने के बाद भी आज गरीब है, आने वाला समय में नहीं रहेगा। क्योंकि आप देखिए DMF और CSR का फंड पिछली सरकार ने मनमाना से तरीके से काम किया। इस सरकार इस समय हम गाँव वालों से पूछकर, उनकी कार्य योजना बनाकर उनकी व्यक्तिगत आय कैसे बढ़े, ये हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो सोच है, मंशा है, उनके अनुरूप काम हो रही है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बस्तर में इस समय बस्तर का पैसा बस्तर में इस समय काम करते हुए और कहीं ना कहीं विकास करते हुए दिख रही है। बस्तर में अपार खनिज संपदा भी है, जिसका लाभ बस्तरवासी को नहीं मिल रहा है। जैसे कोरंडम क्राफ्ट के खदान भी बंद पड़े हैं, तो क्या इसे फिर से शुरू करने का प्रयास आप करेंगे? निश्चित रूप से। देखिए, हमारे पास मैं इससे पहले भी कहा कि हमारे पास कि बैलाडीला जैसा पहाड़ी है, जब पिछले 70 साल से उसका खनन चल रही है और आने वाले 100-200 पीढ़ी और चलेगी।
200 साल और चलेगी। ये सबसे बड़ा बस्तर के लिए ताकत है। और दूसरी जो कोरंडम, हाँ किसी न किसी कारण से अभी तो बंद पड़ी हुई है, लेकिन आने वाला समय में निश्चित रूप से बस्तर के हित में इसका उपयोग होना चाहिए। इस पे जरूर पहल किया जाएगा। राहुल गांधी जी की नेतृत्व क्षमता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो 1 साल अभी सांसद बना हुआ हूँ, 1 साल कर बन के अभी मैं लोकसभा में मैं गया हूँ, और 1 साल के अंदर लगभग हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, और माननीय राहुल गांधी जी के साथ बैठ के चर्चा करने का अवसर मिला है। मैं करीब से देखा हूँ, वास्तव में नेतृत्व करने की क्षमता है, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने उनके हर सवाल को, हर बात को उनको मजाक के रूप में लिया है। आप देखिए, कोरोना के संकट में राहुल गांधी जी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि आने वाला समय विकट परिस्थिति में हमारे देश गुजरेगी, और उससे पहले कि आप फ्लाइट बंद कर दीजिए, आने जाने की जो साधन है उसको बंद कर दीजिए। इसको केंद्र सरकार गंभीरता से नहीं लिए, प्रधानमंत्री जी गंभीरता से नहीं लिए, लेकिन आज हुआ ना, पूरा देश संकट में। आज भी बोल रहे हैं कि आप आर्थिक स्थिति देश की बहुत खराब होने वाली है। मतलब देखिए, हम विपक्ष में हैं, विपक्ष के नेता हैं माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी। हमारा विपक्ष काम है सरकार को आईना दिखाने का, उनको सच्चाई बताने का, लेकिन सरकार इस पर गंभीरता से केंद्र सरकार नहीं ले रही। आज उसी का नतीजा है कि आज देश विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार कहीं भी गंभीर नहीं दिखती है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व की कमी नहीं है। बेहतर देश के लिए नेतृत्व कर सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर नेतृत्व कर सकते हैं। आने वाले युवाओं के लिए बेहतर नेतृत्व कर सकते हैं। नेतृत्व करने की क्षमता, मतलब जितना अच्छा कहा जाए, मैं उनमें इस 1 साल के कार्यकाल में मैं उनके बीच में रहकर मैं उनमें देखा हूँ। जैसा कि बस्तर जो है हवाई सेवा से जुड़ा 2 बार, और दोनों बार सेवाएं बंद भी हो गई, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उसको शुभारंभ भी किए थे। दुर्भाग्य है कि शुभारंभ के 8 दिन के 7 दिन के बाद हवाई सेवा बंद हो गई। उसके बाद 2 साल तक, लगभग 1.5 से 2 साल तक बंद है। और कुछ नहीं, बहुत ही कमियां थी। लाइसेंस में कमी थी, उसको कहा जाए उनके अपन डीजीसी एक उनके भाषा में, मुझे क्या कहना चाहिए क्लियर तो नहीं है, जिस हिसाब से हमारी पिछले कलेक्टर थे उनके साथ बैठ के हमारी डिस्कस भी हुई। उनको शायद एयरपोर्ट को लाइसेंस में शायद 3 ग्रेड के या 3 लेयर कुछ तो उन कहते हैं, मुझे स्पष्ट क्लियर मुझे नहीं पता, मतलब उसको नहीं बोल पा रहा हूँ मैं। तो वो लाइसेंस दिलाने के बाद आज हवाई सेवा चालू हुई, और लगातार मैं केंद्र सरकार को दबाव भी बनाता रहा। पिछले समय इस मामले को 0 आवर्स में भी उठाया। माननीय उड्डयन मंत्री पुरी साहब का भी चिट्ठी आया कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द हवाई सेवा चालू करेंगे। इसके लिए निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कहीं न कहीं हमारे प्रयास से, लगातार दबाव से आज बस्तर में पुनः हवाई सेवा चालू होने वाली है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बस्तर की जनता को, बस्तर के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो निश्चित रूप से बस्तर की जनता को भी बहुत बहुत इसके लिए बधाई। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप निश्चित रूप से बस्तर जुड़ेगी। इधर आपको रायपुर डायरेक्ट हम जाएंगे, रायपुर से दिल्ली के लिए हम जा सकते हैं, इधर आप हैदराबाद डायरेक्ट जुड़ेगी। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मतलब हर क्षेत्र में हवाई सेवा जुड़ने से यहाँ के लोगों को लाभ होगा। पिछले 1 साल के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? बस्तर जैसा क्षेत्र में सांसद चुन के आना और आने के बाद काम करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। आज तक आप देखें, एक में तो कांग्रेस पार्टी 23 साल बाद इस सीट, बस्तर जैसे सीट को हम जीते हैं भारतीय जनता पार्टी से। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और सरकार, मतलब हमारी आलाकमान ने भरोसा जताया हमारे ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा जताया, निश्चित रूप से इस सीट को जीत के दिए। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ऊपर में तो एक में तो छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है कांग्रेस की, और सेंट्रल लेवल में हमारी सरकार नहीं है। लेकिन इस 1 साल के कम समय में बस्तर को मैं चाहता हूं कि आज भी दिल्ली के आप नक्शे में देखेंगे, देश की नक्शे में बस्तर गायब है। जब गोलियां चलती है, जब ब्लास्ट होता है, तो बस्तर को देश देखता है, लेकिन उसके बाद देश के नक्शे से बस्तर गायब है। मैं चाहता हूं इस समय
कि दिल्ली के मैप में बस्तर दिखना चाहिए। इसलिए इस एक साल के कार्यकाल में लगातार बस्तर हित के, बस्तर के मुद्दों को लेकर मैं लगातार बस्तर के समाजसेवी संगठन हो या पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो, चाहे हर एक संस्था हो, सभी लोगों से मैं रायशुमारी कर बस्तर के हितों को लेकर मैं हमेशा मुद्दों को लेकर कलेक्ट करता रहा। और जहाँ भी मेरी जो अनुभव है और सीनियरों से भी चर्चा विमर्श कर और सरकार से भी विचार विमर्श कर, मतलब हर छोटी से लेकर बड़ी मुद्दों को लोकसभा में इस एक साल के अंदर उठाने का काम किया। और वो भी ऐसे नहीं, बस्तर की बात रखने के लिए मैं 12 बजे रात तक लोकसभा में बैठ के मुझे इंतजार करना पड़ा कि कब मैं बस्तर की बात रख पाऊँ। 12 बजे रात तक हम हाउस में बैठकर इंतजार करते रहे और अवसर मिला। निश्चित रूप से जब भी अवसर मिला हम बस्तर की बात को रखे हैं केंद्र सरकार के बीच में, और कहीं ना कहीं उसका सकारात्मक पहल दिख रहा है। चाहे छोटी मुद्दे हो, चाहे बड़ी मुद्दे हो, चाहे आप रेल लाइन की बात कर लें, आप चाहे इंद्रावती जोरा नाला की बात कर लें, चाहे आप हवाई सेवा की बात कर लें, चाहे अपना माइनिंग्स की बात कर लें, मतलब ऐसे बहुत से बड़े बड़े मुद्दे हैं जो बस्तर को आज केंद्र सरकार से जोड़ने की आवश्यकता है। उन मुद्दों को लेकर लगातार मैं उठाता रहा। आज उसी का नतीजा है कि इस लोकसभा में एक साल के कार्यकाल में पिछले कुछ सर्वे आया पेपरों के माध्यम से 11 सांसदों में कि सबसे ज़्यादा सवाल पूछने वाला सांसद को मतलब एक बस्तर सांसद को मिला। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस आशा से, जिस उम्मीद से जनता ने मुझे चुन के भेजा था कि उनके उम्मीद पे खरे उतर पाऊँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चुनाव। जैसे कि समाचार पत्रों के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि आप खेल में भी काफ़ी रुचि रखते हैं, तो इस बारे में कुछ बताइए। जी, निश्चित रूप से जब हम लोग पढ़ाई करते थे, पढ़ाई के साथ साथ खेल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और उसके बाद आपका फुटबॉल, मतलब ऐसे खेल में बहुत ज़्यादा रुचि रहा। और हम लोग अपने फिटनेस के लिए हो, चाहे अपना शारीरिक के लिए हो, मतलब बहुत से ऐसे खेल में हम लोग भाग लेके कई ऐसे खेलों में हम लोगों ने भाग भी लिया और हिस्सा भी लिए। और आज भी जब भी समय मिले, निश्चित रूप से अभी तो राजनीतिक में है, समय तो बहुत कम मिलता है और समय निकाल पाना हमारे लिए भी कठिन है, लेकिन जब भी अगर अब समय मिलता है तो निश्चित आज भी खेल के मैदान में उतरने में हम लोग नहीं झिझकते और बिल्कुल अच्छा भी लगता। खेल को बढ़ावा देने के लिए इसमें छत्तीसगढ़ सरकार अभी गंभीर है और हम लोग लोकल स्तर पे कि हमारे संसदीय क्षेत्रों में जहाँ DMF का पैसा भी है, CSR का पैसा भी है, हम लोग ब्लॉक स्तरों में पैसे हम दे रहे हैं ताकि खेल के बढ़ावा के लिए गांव में कोई खेल आयोजन हो, उसके लिए कोई प्राइज़ देना हो, कोई छोटे मोटे खेल का आयोजन हो, उसके लिए मदद करना हो, तो हम लोग निश्चित मेला महोत्सवों में हम लोग खेल का आयोजन करते हैं और उसका बढ़ावा देने के लिए जितने भी हम लोग से मदद हो, हम लोग उसके लिए मदद हम कर रहे हैं। संगीत में किस तरह की रुचि रखते हैं आप, और आपका कोई पसंदीदा गीत जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? अभी जो पिक्चर्स आ रहे हैं और अभी नए पिक्चर आ रहे हैं, इसमें गाना कम है, डांस ज़्यादा है, म्यूज़िक ज़्यादा है, और पुराने गाना को ही आप उसको डबल डबिंग करके उसको 2 से 3 बार उसको दिखा रहे हैं। तो पुराने गाना जिस तरह से आपको एक देखेंगे, अपना राजेश खन्ना का एक गाना देखें तो उनका गाना बहुत अच्छा रहता है सुनने में, उनका संगीत, उनका लय, वो एक बहुत अच्छा। दूसरी उसके बाद राजेश खन्ना का हो गए, ऋषि कपूर का गाना हो गया, उसके बाद आपका अमिताभ का पिक्चर का हो गया। ऐसे जो पुराने जो अपने पास एक्टर्स रहे, इनके पिक्चर देखने में और उनके गाना सुनने में मतलब बहुत ही अच्छा आनंद, और समय भी कैसा कटता है, जैसा हम गाड़ी में भी चलते हैं तो उनका आप गाना लगा के आप सुनते रहेंगे तो मतलब सफ़र कैसा कटेगा आपको पता नहीं चलेगा। दर्शकों, आइए अब आपको हम सुनाते हैं अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है,
कुछ ना पूछो यारों, दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों, दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं, आहा दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। तो आइए फिर से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजनीति का उद्देश्य जो है वो है जनसेवा, मगर ये देखा जा रहा है आज ज़्यादातर युवा जो राजनीति में आ रहे हैं उनका लक्ष्य केवल पैसे कमाना, नाम कमाना और फेमस होना है। तो आप ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं? निश्चित रूप से मैं इस कम समय में 2 बार का एमएलए, 1 बार का एमपी होने के साथ एक युवा भी हूँ मैं। और मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ तो किसी गांव में जाता हूँ, कोई पढ़े लिखे युवा मिलते हैं तो उनसे मैं कार्यक्रम से हटकर मैं अलग से उनसे चर्चा करता हूँ, उनकी पढ़ाई का, वो क्या चाहते हैं और क्या सोचते हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़ के काम करें। निश्चित रूप से मैं उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम, मोबाइल नंबर लेके मेरा मोबाइल नंबर देता हूँ और उनसे मैं जुड़ूँ और मेरे से वो जुड़े। इस तरह से युवाओं को जो मैं विधायक रहने के बाद यहाँ मेरे चित्रकूट विधानसभा में आप विधायक रहने के दौरान पिछले समय 1 साल पहले यहाँ के अगर 100% युवा हैं तो 90% युवा मेरे साथ जुड़े हुए थे। आप मतलब बाकी क्षेत्रों को तुलना में सबसे ज़्यादा यंग टीम मेरे पास थी। उसी यंग टीम के साथ मैं चुनाव लड़ता था, वही टीम के साथ हम चुनाव जीतते थे। आज भी युवा हैं हमारे साथ, लेकिन वास्तव में राजनीति अभी करना बहुत कठिन हो गया है। चुनाव बहुत महंगा हो गया है। कितने भी अच्छा काम कर ले, कुछ भी हो, जब चुनाव में जाएंगे आपको गाड़ी, डीजल, पाम्पलेट, पोस्टर, मतलब ऐसे इस महंगाई के संबंध में बहुत ज़्यादा एक चुनाव जो हाईटेक हो चुका है, बहुत महंगा हो चुका है, डिजिटल हो चुका है, तो चुनाव बहुत बड़ा महंगा हो चुकी है। पहला चीज़, युवा जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं अपेक्षा रहती है उनकी, हम राजनीति में आएंगे, हम अच्छे से काम करेंगे, लेकिन राजनीति में आकर पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है। क्योंकि हम राजनीतिक में इसलिए आते हैं कि हम क्षेत्र का विकास कर सकें, लोगों का काम कर सकते हैं, गरीबों का मदद कर सकें, और जो असहाय लोग हैं उनको हम रास्ता दिखा सकें। ये राजनीति में आने का हमारा मकसद है, ना कि हमारा पैसा कमाने का मकसद। लेकिन अभी हम राजनीति में आए, हम सीधे पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ये राजनीति का उद्देश्य नहीं है। कितना दिन भागेगा हम पैसे के पीछे? आप पैसे के पीछे भागेंगे, 5 साल के लिए जनता चुन के आती है हम लोग को, 5 साल आप रहेंगे विधायक सांसद, 5 साल बाद आपको जनता फिर वापस कुर्सी से आपको ज़मीन पे बिठाएगी, तो उस समय पैसा आपका काम नहीं आएगा। इसलिए पैसे के पीछे भागना राजनीतिक हमारा मकसद नहीं है। लेकिन मैं आज भी बोल रहा हूँ कि इस राजनीतिक में मैं भी ईमानदार नहीं हूँ, लेकिन अपने आप को हम कोशिश करते हैं कि 100 में कम से कम 80% ईमानदार रहें और लोग बीच में काम करें। इसलिए मेरे ऑफिस में आज भी कि हम कोशिश करते हैं उनको स्पष्ट और साफ साफ उनको बोलें कि कोई प्रकार गुमराह किसी का काम होता है तो ठीक नहीं होता है, तो ठीक नहीं होता है तो क्यों नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसको स्पष्ट तरीके से हम बोलें, ताकि हमारे ऑफिस से अगर जिसका काम होता है तो भी वो संतुष्ट होके जाए, अगर जिसका काम नहीं भी हो पा रहा है तो भी वो संतुष्ट होके जाए, क्योंकि उनका काम इस वजह से नहीं हो रहा है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कार्यकाल में भी पिछले 5 साल ईमानदारी के साथ काम किए, इस कार्यकाल में भी ईमानदारी के साथ काम करें और लोग बीच में, जनता के बीच में रह के ईमानदारी के साथ काम करें। ये लगातार कोशिश रहती है। पैसा कमाना राजनीतिक में हमारा मकसद नहीं है। इसलिए कि आने वाला समय में भी हमारे जो युवा लगातार जुड़ रहे हैं कि हम राजनीति में आकर पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है। गांव की मूलभूत, गांव के लोगों को, नीचे तबके के लोगों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं से जोड़ना हमारा मकसद है। ये राजनीतिक में आने का जो मेन मकसद ये है हमारा। कोरोना पैंडेमिक को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो निर्णय लिया है लॉकडाउन का, ये कितना सही साबित होगा? मैं तो देखा हूँ कि अभी भी देख भी रहा हूँ कि इस वर्तमान समय में पूरे देश में आप देखें तो 50,000 पर डे, 50,000 से ज़्यादा एवरेज पूरे देश में
प्रतिदिन बढ़ रही है। उसके एवरेज में अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो शुरू में इतना अच्छा रहा, लेकिन हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी अभी लगभग पर डे लगभग 200 से केस आ रहे हैं। लेकिन शुरू से हमारा छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर काम की है। पूरे देश में पहला लॉकडाउन करने वाली छत्तीसगढ़ की सरकार है और उसका नतीजा है कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला कि सभी राज्य टापोटाप चल रहे हैं कोरोना के मामले में, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोरोना अभी कदम बढ़ा चुकी है। इतने कंट्रोल करने के बाद अभी बढ़ा चुके हैं, लेकिन तब भी हमारी सरकार लॉकडाउन में बाहर फंसे हुए मजदूर या बाहर के मजदूर हमारे फंसे हुए उनके लिए रहने खाने मतलब हर तरह की उनको सुविधाएं मुहैया कराई है। लॉकडाउन में जो मजदूर बाहर से आए उनके लिए गांव में उनको रोजगार उपलब्ध कराना, मनरेगा जैसा काम, फ्री चावल देना 3 महीने तक, मनरेगा जैसे काम उनको देना, गांव में रोजगार देना, ये और गांव में जिस तरह से जंगलों से प्राप्त होने वाली जो हमारी वनोपज संग्रहण उनको बेहतर तरीके से किए ताकि किसी को आर्थिक रूप से नुकसान न हो, किसानों को अपना 2500 रुपये देना, ये हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ बेहतर काम किया। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा आर्थिक रूप से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है छत्तीसगढ़ को। लेकिन वास्तव में जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं वर्तमान में, उसको कंट्रोल करने के लिए फिर वापस पुनः छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर निर्णय लिए और पूरे प्रदेश में लगभग लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और कलेक्टर को उन्होंने सौंप दिया है कि कलेक्टर को अधिकार दे दिया है। कलेक्टर जान सकते हैं कि अपने ज़िले में कौन कौन क्षेत्र कंटेन के जोन में है, कौन कौन रेड जोन में है। उसको तय करने के बाद कलेक्टर वो तय करे कि कौन कौन से क्षेत्र में लॉकडाउन करना है। वास्तव में पुनः लॉकडाउन करने की आवश्यकता है और इसको सभी जनता भी चाह रही है, सभी जनप्रतिनिधि भी चाह रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए बेहतर कदम बढ़ाए। निश्चित रूप से ये जो पुनः लॉकडाउन हुआ है ये स्वागत योग्य है। निश्चित ही आप युवाओं के लिए प्रेरणा है। आप आज जिस मुकाम पर हैं, अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे और सफलता का राज क्या है, ये हमारे साथ साझा कीजिए। सफलता का राज तो सबसे पहला तो ये है कि संघर्ष। मैं शुरू में ही कहा कि राजनीतिक में मैं अभी तक शुरू से मैं संघर्ष करते आया हूँ, आज भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ। सत्ता सरकार हमारे नसीब में शुरू से नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से 15 साल बाद छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी। आज सांसद हूँ, ऊपर केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार होने के बाद आज हम लोग कम से कम अपने लोकसभा क्षेत्र में हमारे बस्तर के लिए हम बेहतर काम कर पा रहे हैं। लोग इस समस्या सुन पा रहे हैं, लोगों के लिए बेहतर हम लोग जो हम लोग से मदद हो सके वो कर पा रहे हैं। इसलिए और राजनीतिक में तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मार्गदर्शक किसी न किसी रास्ते पे चलना पड़ता है। तो निश्चित रूप से मैं माननीय महेंद्र कर्मा जी हमारे नेता थे बस्तर के, उनके संपर्क में आकर उन्होंने पहला चुनाव मुझे लड़ाया जिला पंचायत के रूप में और लगातार उनके संपर्क में रहे, उनके मार्गदर्शन में रहे, उनके मार्गदर्शन में आज भी चल रहे हैं। लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के नेतृत्व कर रहे हैं, बिल्कुल उनसे हम सीख रहे हैं, उनके मार्गदर्शन चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम राजनीति से हट के देखें तो हमारा घर परिवार से भी बेहतर हमको सपोर्ट मिला है, विषम परिस्थिति में भी सपोर्ट मिला है। परिवार में आप चाहे देखें, चाहे हमारी विशेष कहीं ना कहीं सुख दुख में हमेशा हम मेरे साथ खड़ी रही, चाहे चुनाव से लेके हो, मतलब 12 महीना हमेशा खड़ी रहती है। तो कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है यहाँ तक सफल इस मुकाम तक पहुँचाने में। और मेरा पूरा परिवार और जो मेरे युवा साथी जो मेरे साथ हमेशा सुख और दुख में राजनीतिक में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, वो युवा साथी को, मेरे कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है, जो मेरे साथ सुख और दुख में खड़े रहते हैं बराबर। निश्चित रूप से सभी मेरे कार्यकर्ता जो हमेशा मेरे लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। तो ये सब कुल मिला के, ये सब मिला के हम लोग जो है आज इस मुकाम तक उनकी बदौलत मैं पहुंचा हूँ। निश्चित रूप से जो एक मतलब मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मुझे लोकसभा का सांसद बनना है। मैं तो सोचता था कि मैं दूसरा बार का एमएलए बनाऊँ, कम से कम 4 बार और मुझे चित्रकूट का एमएलए बनना है, ताकि चित्रकूट का पूरी तरह से मुझे विकास करने के बाद फिर 4-20 साल बाद फिर मैं सांसद के रूप में मैं एक सोच के रखा था। लेकिन समय से पहले सांसद बनना निश्चित रूप से ये मेरे लिए एक स्वप्न जैसा है और वो मुकाम पे पहुंचा हूँ, क्योंकि लोकतंत्र का एक अंतिम और लास्ट सीढ़ी है ये चुनाव लोकसभा, और वहाँ तक पहुँच पाना निश्चित रूप से बस्तर की जनता के आशीर्वाद से आज मैं
एक गढ़िया जैसे क्षेत्र से, लोहंडीगुड़ा जैसे क्षेत्र से आज दिल्ली तक बस्तर की जनता ने पहुंचाया है, उन उम्मीदों के साथ कि जो बस्तर के लिए काम करो। निश्चित रूप से बस्तर की जनता का आशीर्वाद लेकर उनके सपनों पे मैं निश्चित रूप से खरे उतरने का प्रयास कर रहा हूँ और निश्चित रूप से खरे उतरेंगे। तो ये थे हमारे साथ बस्तर सांसद दीपक बैज जी, जिन्होंने हमारे साथ साझा किया अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, अपने शौक के बारे में, अपने राजनीतिक जीवन के बारे में। निश्चित ही इस इंटरव्यू से हमारे सभी युवा प्रेरित होंगे, ऐसी उम्मीद है। अगले सप्ताह किसी और शख्सियत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।